सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण में उपसर्गों के बारे में पढ़ रहे हैं। उपसर्गों का पहला भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग 4 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। पहले संस्कृत के मूल उपसर्ग, दूसरी श्रेणी में संस्कृत के अन्य उपसर्ग, तीसरी श्रेणी में हिंदी के तद्भव उपसर्ग और चौथे है विदेशी उपसर्ग। इनमें से पहले भाग में हमने संस्कृत के 22 मूल उपसर्गों के बारे में पढ़ा था कि ये सबसे पहले बनाए गए थे संस्कृत भाषा में। संस्कृत में बनने के कारण उन 22 को मूल उपसर्ग या प्रादय के नाम से हमने पढ़ा। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं शेष तीनों प्रकार के उपसर्ग, संस्कृत के अन्य उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। सबसे पहले हम ले रहे हैं संस्कृत के अन्य उपसर्ग कौन से होते हैं। संस्कृत के अन्य उपसर्ग क्या है? देखिए, हमारी जो संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे आते हैं जो मूलतः 22 उपसर्गों में शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन उनकी प्रकृति देखें तो वे उपसर्गों की तरह ही कार्य करते हैं। ऐसे शब्दांशों को ही अन्य उपसर्गों के नाम से पढ़ लिया जाता है। हालांकि संस्कृत में ये अव्यय शब्दों के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, लेकिन हिंदी में हम इनको संस्कृत के अन्य उपसर्ग नाम से शामिल कर देते हैं। तो देखिए क्या है संस्कृत के अन्य उपसर्ग। संस्कृत में कुछ शब्दांश ऐसे भी होते हैं जो मूलतः उपसर्ग तो नहीं होते हैं, मूल रूप से वे उपसर्ग नहीं होते, परंतु उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं। वे उपसर्गों की तरह काम में लिए जाते हैं। ऐसे शब्दांशों को ही इस श्रेणी के उपसर्गों में शामिल कर लिया जाता है। संस्कृत में ऐसे शब्दांश मूलतः अव्यय शब्दों में शामिल किए जाते हैं। अगर हम मूल संस्कृत की बात करें तो ये जो भी शब्दांश हम पढ़ेंगे वे सभी अव्यय शब्दों के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, लेकिन हिंदी में हम इनको संस्कृत के ही अन्य उपसर्ग नाम दे करके पढ़ लेते हैं। कौन कौन से उपसर्ग इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं? सबसे पहला उपसर्ग आपके सामने आ रहा है तद। इसको तत् भी पढ़ा जा सकता है। जैसे उद को हम उत पढ़ते हैं, वैसे ही मूल उपसर्ग तद है, उसी को तत् के रूप में भी लिखा जाने लगा है। क्या है? तद्भव, तत्सम, तल्लीन, संधि विच्छेद करेंगे तो तद प्लस लीन, तन्मय, तद प्लस मय, तन्मात्रा, तद प्लस मात्रा, तद उपरांत, तदुपरांत, तद पर, तत्पर, ऐसे ही तत्काल, तद्हित, तद्धित शब्द बना है तद प्लस हित से। इन सभी में तद उपसर्ग का प्रयोग है और ये संस्कृत के अन्य उपसर्गों में शामिल किया जाएगा। ऐसे ही आता है सत उपसर्ग। सत्कार, सत्कर्म, सत्संग, सत आचार, सदाचार, सत उपयोग, सदुपयोग, सत उपदेश, सदुपदेश, सत चरित्र, सच्चरित्र, सत प्लस चरित्र से ये बना है। सतचित आनंद की संधि करें तो सच्चिदानंद, यहाँ भी सत उपसर्ग आ गया है। सतजन, सज्जन, सतमार्ग, सन्मार्ग, सतमति, सन्मति, सतगुण, सद्गुण, इन सभी में सत उपसर्ग का प्रयोग माना जाएगा। ये भी अन्य उपसर्गों में शामिल हुआ। फिर आता है स्व उपसर्ग। देखिए स्व कहाँ है? स्वदेश, स्वजन, स्वतंत्र, स्वार्थ। स्वार्थ का संधि विच्छेद करें तो स्वधन, अर्थ होता है अपना अर्थ। स्वार्थी, स्वाधीन, स्वधन अधीन, स्वधन अध्याय से स्वाध्याय, स्व अभिमान, स्वाभिमान, स्व अवलंबन, स्वावलंबन, स्वभाव। ऐसे ही देखें तो स्वाभाविक, स्वभाव में एक प्रत्यय जोड़ दें तो स्वाभाविक बनता है। इन सभी में स्व उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अर्थ होता है अपना। फिर आते हैं पर उपसर्ग। परदेश,
परतंत्र, परहित, पर अर्थ, परार्थ, पर अधीन, पराधीन, पर आश्रित, पराश्रित, पर उपकार, परोपकार, ऐसी परदेसी, परकोटा, परकाज। हालांकि ये जो है परदेसी, परकोटा, परकाज, इनमें पर उपसर्ग है, लेकिन ये पर हिंदी के तद्भव के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ये तद्भव है, तद्भव शब्दों के साथ में जुड़ा हुआ उपसर्ग है। हालांकि पर के साथ में आ रहे थे, इसलिए यहाँ हमने इन उदाहरणों को पर के साथ शामिल कर लिया है। फिर देखिए, ए और अन उपसर्ग। ए और अन ये दोनों ही उपसर्ग विलोम शब्द बनाने के काम में लिए जाते हैं। ये जिस भी शब्द से पहले जुड़ जाते हैं उसको विलोम शब्द में परिवर्तित कर देते हैं। अंतर इतना है कि अगर शब्द व्यंजन से आरंभ है तो वहाँ विलोम शब्द बनाने के लिए हम ए उपसर्ग जोड़ देते हैं, और यदि मूल शब्द स्वर से आरंभ है तो उसका विलोम बनाने के लिए अन उपसर्ग जोड़ दिया जाता है। कैसे? देखिए, शुभ का विलोम अशुभ, हित का अहित, नाथ अनाथ, न्याय अन्याय, नश्वर अनश्वर, विवेक अविवेक, सभी शब्द व्यंजन से आरंभ थे, विलोम बनाने के लिए अ उपसर्ग जोड़ा गया। ऐसे कहें, उपयोगी का विलोम तो होगा अनुपयोगी, अनुपयोगी। उर्वर, उर्वरा का अनुर्वर, अनुर्वर। ईश्वर का विलोम अन ईश्वर, अनिश्वर। ऐसे ही अनशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अन तो उपसर्ग है और असन शब्द है। असन यानी भोजन करना असन कहलाता है, और भोजन नहीं करना अनशन कहलाता है, तो इसमें अन उपसर्ग होगा। ऐसे ही देखें तो अन एक, अनेक, अन अंत, अनंत, अन आदि, अनादि, अन अंग, अनंग, अन उचित, अनुचित, इन सभी में अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। एक उदाहरण आप अनरित को भी ले सकते हैं, इसमें भी अन उपसर्ग है, और अन उपसर्ग के साथ में शब्द कौन सा है? रित शब्द है। रित यानी सत्य, और अनरित असत्य के अर्थ में चला जाता है। फिर देखें तो इति उपसर्ग, इति, इतिहास, इतिश्री, इति आदि इत्यादि, इनमें इति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर से उपसर्ग, से परिवार, से शर्त, से सम्मान, से फल, से बल, से जीव, इन सभी में से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथ के अर्थ में। परिवार सहित, परिवार के साथ, शर्त सहित, शर्त के साथ, से उपसर्ग इनमें आएगा। फिर है सह उपसर्ग, सहचर, सहकर्मी, सहपाठी, सहयात्री, सहयोग, सहोदर, सहधन उदर के योग से गुण संधि होकर के सहोदर बना है, इनमें सह उपसर्ग कार्य कर रहा है। फिर चलते हैं, ने उपसर्ग नहीं अर्थ में आता है। ने आस्तिक, जो आस्तिक नहीं है वो नास्तिक हो गया। नैगण्य, जिसको गिना नहीं जा सकता वही नगण्य है। ऐसे ने गए, नग, जो गति नहीं करता, गमन नहीं करता, वही नग है। नपुंसक, जो ने पुरुष है, ने स्त्री है, वही नपुंसक है। ने अक, नाक शब्द देखें तो ने प्लस अक के योग से दीर्घ संधि होकर के नाक बना है। ये स्वर्ग के अर्थ में हम ले रहे हैं। नाक के अर्थ एक नासिका भी होता है, एक स्वर्ग भी होता है, और स्वर्ग के अर्थ में लेने पर इसमें ने उपसर्ग हो जाएगा। ने यानी नहीं, अक यानी दुख, जहां किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो उसे हम नाक कहते हैं। ऐसे नैकुल, जिसका कोई कुल नहीं हो उसे नैकुल कहेंगे। इन सभी में ने उपसर्ग है। फिर चलें तो आत्म उपसर्ग, आत्मज्ञान, आत्मरक्षा, आत्मविश्वास, आत्म बलिदान, आत्म उत्सर्ग, आत्म अवलोकन, आत्महत्या, आत्मघाती, इन सभी में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इनमें आत्म उपसर्ग माना जाएगा। ऐसे अधस या अधः से का विसर्ग कर लें तो अधः, अधस उपसर्ग कहाँ है? अधोगति, अधोगामी, अधोलिखित, अधोवस्त्र,
अधो हस्ताक्षर, सभी का संधि विच्छेद करें तो अधः पहले निकलेगा, अधः प्लस गति अधोगति, अधः प्लस गामी अधोगामी, अधः प्लस लिखित अधोलिखित, अधः प्लस वस्त्र अधोवस्त्र, अधः प्लस हस्ताक्षर अधो हस्ताक्षर, अधः प्लस पतन अधोपतन। ये अधः प्लस पतन की संधि अधः पतन ही रहेगी, इसमें उत्व आदेश नहीं होता क्योंकि आगे पे वर्ग पे अक्षर सामने आ रहा है। ऐसे अधः मुख अधोमुख बन जाएगा, तो इनमें अधस या अधः उपसर्ग कार्य कर रहा है। फिर चलें तो अंतर उपसर्ग, अंतर को अंतः भी बोला जा सकता है, रे का विसर्ग हो गया, इसका अर्थ होता है अंदर। तो अंतर्गत, अंतर्देशीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतर आत्मा, अंतर कथा, अंतरहित, अंतरजातीय, इन सभी में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ अंत है या अंतर ये उपसर्ग माना जाएगा। ऐसे ही अंतस उपसर्ग, से का विसर्ग कर दे तो ये भी अंतः होगा। अंतस साक्षी या अंतः साक्षी, अंतस चेतना, इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो अंतस उपसर्ग माना जाएगा। फिर आते हैं अंतर उपसर्ग। देखिए यहाँ जो 13 नंबर पे था उसमें रे हलंत है, अंतर अंतः के अर्थ में आया है। यहाँ रे पूरा है, पूरा रे है अंतर, दोनों में अंतर क्या होता है? अगर रे आधा है अंतः लिखा हुआ है उसका अर्थ तो होता है अंदर, और रे पूरा है तो इसका अर्थ होगा बाहर, अंतर बाहर। जैसे अंतरराष्ट्रीय, अंतर जातीय, अंतर प्रांतीय, इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पूरा रे होगा, अंतर उपसर्ग माना जाएगा। अब इस अंतर में और इस अंतर में अंतर क्या है? तो देखें, जहां पर हम रे को हलंत कर देते हैं वो होता है अंदर, तो अंतरराष्ट्रीय यानी राष्ट्र के अंदर ही अंदर, और ये है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्र के बाहर, राष्ट्र की सीमा से बाहर चला गया, वो अंतरराष्ट्रीय है। हम एक शब्द बोलते हैं अंग्रेजी में इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का अर्थ होता है अंतरराष्ट्रीय। कौन सा अंतरराष्ट्रीय? इंटरनेशनल का सही हिंदी अनुवाद कौन सा होगा? ये वाला होगा या ये वाला होगा? तो देखिए इंटरनेशनल का मतलब है राष्ट्र से बाहर की स्थिति हो गई, तो इंटरनेशनल का सही हिंदी अनुवाद ये 2 नंबर वाला सही होगा। और इस अंतरराष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय लिखा हुआ है उसके लिए अंग्रेजी में इंटर नहीं इंट्रा का प्रयोग होता है, इंट्रानेशनल, इंट्रानेशनल अंतरराष्ट्रीय और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय के अर्थ में प्रयुक्त होगा। देखिए एक व्यक्ति है वो अपनी जाति में विवाह करता है, जाति के अंदर विवाह करेगा तो क्या कहेंगे, और जाति से बाहर विवाह करेगा तो क्या कहेंगे? दोनों के लिए शब्द अंतर जातीय काम में लेंगे, लेकिन जाति के अंदर ही अंदर है तब तो ऊपर वाला यह शब्द काम में लेगा, जाति के अंदर विवाह है, और जाति से बाहर कर लिया है तो नीचे वाला शब्द होगा अंतर जातीय विवाह। इस तरीके से शब्द को काम में लिया जाएगा। फिर देखिए आगे आता है प्रातर उपसर्ग, प्रातर बोल दो चाहे प्रातः बोल दो। उदाहरण है प्रातः काल, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, इनमें सभी में प्रातर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर है पुरस या पुरः, से का विसर्ग कर दें तो पुरः, पुरस्कार, पुरस्कृत, पुरस्कर्ता और पुरसहित या पुरोहित, पुरः धन हित से पुरोहित बना है, इनमें पुरः या पुरस उपसर्ग कार्य कर रहा है। फिर तिरस या तिरह, तिरस्कार, तिरस्कृत, तिरस्कर्ता, तिरोभाव, तिरह धन भाव, तिरोहित, तिरह धन हित, इन सभी में तिरह या तिरस उपसर्ग कार्य कर रहा है। फिर है पुनर उपसर्ग या जिसको रे को विसर्ग कर दे तो पुनः, पुनर्जन्म, पुनर्गणना, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, पुनर्अवलोकन, पुनरावलोकन। देखिए कई बार पुनरावलोकन को लोग या हम पुनरावलोकन लिख जाते हैं, पुनरावलोकन कोई शब्द नहीं होता है, ये शब्द बिल्कुल गलत है। शुद्ध शब्द जो होना चाहिए वो कौन सा होता है? शुद्ध शब्द इसका होगा पुनरावलोकन, लिखेंगे तो शुद्ध होगा
पुनरावलोकन लिखेंगे तो अशुद्ध शब्द माना जाएगा। ऐसे ही आविष या आविहि उपसर्ग, आविष्कार, आविष्कृत, आविष्कर्ता, इनमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये आविष उपसर्ग होगा। ऐसे ही आविर उपसर्ग, इसको भी हम रे का विसर्ग कर दें तो आवी ही हो जाएगा। आविष से भी आवी ही बनेगा, आविर से भी आवी ही हो सकता है। रे और से की ध्वनि के अनुसार अंतर करेंगे। आविष में से की ध्वनि है तो आविष उपसर्ग हो गया, और आविर्भाव, आविर्भूत, इनमें आविर आ रहा है तो आविर को ही उपसर्ग मान लिया जाएगा। ऐसे प्रादुर या प्रादुः उपसर्ग, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत, इनमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वयं प्रादुर इसका अव्यय है, उपसर्ग के रूप में यहां प्रयोग किया गया है। बहिष उपसर्ग या बहि उपसर्ग, बहिष्कार, बहिष्कृत, बहिष्कर्ता, इन सभी में देखें तो बहिष उपसर्ग कार्य करेगा। ऐसे ही बहिर उपसर्ग, इसमें बहिष से भी बहि बनेगा विसर्ग होकर, बहिर से भी अपन बहि विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बहिर्गमन, बहिरागमन, बहिरंग, इनमें सभी में बहि उपसर्ग बहिष बहिर के रूप में आ रहा है आवाज के अनुसार, तो बहिर्गमन, बहिरागमन, बहिरंग, सभी में बहिर उपसर्ग का प्रयोग होगा। फिर है प्राक उपसर्ग, प्राक से बने तो प्राक कलन, प्राक कथन, प्राक ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्राक मुख, संधि विच्छेद करें तो प्राक धन मुख से प्रांग मुख बना है, तो इन सभी में प्राक ही उपसर्ग के रूप में मान लिया जाएगा। तो ये ऐसे शब्दांश हैं, और भी कई शब्दांश हम इसमें श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। ऐसे शब्दांश हैं जो मूलतः उपसर्ग नहीं है, मूलतः तो ये अव्यय शब्द होते हैं संस्कृत में, लेकिन उपसर्गों की तरह हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो इनको भी उपसर्गों में शामिल कर दिया गया है, और ऐसे उपसर्गों को ही संस्कृत के अन्य उपसर्ग नाम से पढ़ा जाता है। फिर तीसरी श्रेणी में चलते हैं। तीसरी श्रेणी में आते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग कौन से उपसर्ग होते हैं? कि ऐसे शब्दांश जो केवल हिंदी के तद्भव या देशज शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, वे इस श्रेणी के उपसर्गों में शामिल कर दिए जाते हैं। जो तद्भव शब्द में या देशज शब्द में जुड़ेगा वही उपसर्ग हिंदी के उपसर्गों में शामिल माना जाएगा। उसके भी कुछ उपसर्गों के उदाहरण देखिए। सबसे पहले हम ले रहे हैं दु उपसर्ग। ये दो की संख्या को प्रकट करता है। अर्थ में देखें तो जहां दो की संख्या हो वहां हिंदी में दु उपसर्ग काम में ले लेते हैं। जैसे दुगुना, दुगुनी, दुपहिया, दो पहियों वाला वाहन दुपहिया, दुबारा, दो बार आवृत्ति है तो दोबारा, या दो दरवाजों, बारना यानी दरवाजा, दो दरवाजों का मकान है तो उसे भी दोबारा कह सकते हैं। ऐसे दुपट्टा, ऐसा वस्त्र जिसमें दो पट दो तह हो, दुपट्टा। दुनाली, दो नालियां हो जिसमें, ऐसी बंदूक जिसमें दो नालियां हो उसे दुनाली कह देंगे। दोपहरी में भी दो पहर होता है तो दू उपसर्ग काम में लिया गया है। दुधारी, ऐसी तलवार जिसमें दो धाराएं हो, तेज धाराएं हो तो दो धार वाली तलवार दुधारी तलवार कहलाएगी। दो का अर्थ प्रकट हो रहा है तो यहाँ दु उपसर्ग हो गया। क्या दुधारू में भी दु उपसर्ग है? दुधारू जानवर, तो यहाँ दु उपसर्ग नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि ये शब्द दूध शब्द में आरू प्रत्यय जुड़ने से बना है। दूध प्लस आरू से दुधारू बना, तो यहाँ दूध शब्द है, आरू प्रत्यय है, कोई उपसर्ग यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा है। दुधारी में तो दू है, दो धार वाली, लेकिन दुधारू में दूध शब्द है, दू उपसर्ग नहीं कार्य कर रहा है। चल अगला उपसर्ग है ती उपसर्ग। ती का अर्थ होगा तीन। तीन कैसे? जैसे ती गुना, ती पहिया, तिपाई, तिरंगा, तिकोना, तिराहा, तिबारा। तिबारा क्या है? जिसमें तीन बारने हो, तीन दरवाजे हो, उस स्थिति के मकान को तिबारा कहा जाएगा। और तिमाही, 3 महीने का समय तिमाही हो गया। इनमें सभी में ती उपसर्ग है, तीन के अर्थ को ये प्रकट कर रहा है। फिर आते हैं चौ उपसर्ग।
ये उपसर्ग 4 की संख्या को प्रकट करेगा। जहाँ 4 की संख्या है वहाँ हिंदी में हम चौ उपसर्ग जोड़ देते हैं। जैसे चौगुना, चौगुनी, चौरंगी, चौपहिया, चौमासा, 4 महीने चौमासा, चौराहा, जहाँ 4 राह आपस में मिलते हैं चौराहा, चौपाया, 4 पैर जिसके हैं वो चौपाया, चौपाई, चौबारा। चौबारा क्या होता है कि हमारे महलों में जो पहले मकान में महल के ऊपर का सबसे मकान होता था उसको चारों दिशाओं से खुला छोड़ दिया जाता था, यानी चारों दिशाओं में 4 दरवाजे होते थे। उन 4 दरवाजों के कारण सबसे ऊपर के मकान को चौबारा कह दिया जाता था। लेकिन आजकल चाहे ऊपर का कमरा दरवाजा एक ही क्यों ना हो तो उस ऊपर के कमरे को हम चौबारा कह देते हैं। ये रूढ़ हो गया है, लेकिन 4 बारने हैं जिसके, दरवाजे हैं जिसके, उसको चौबारा कहते हैं। ऐसे ही चौपाल, यहाँ पाल क्या है, ये भील जनजाति में जो बड़ा गांव होता है उसे पाल कहते हैं। और ऐसे 4 बड़े गांवों की जो सभा होगी उसे चौपाल कहते हैं। तो इनमें सभी में चौ 4 की संख्या को प्रकट कर रहा है, चौ उपसर्ग है। फिर पच, ये 5 की संख्या को प्रकट करता है। जैसे पचरंगी, 5 रंग हैं जिसमें, वो पचरंगी। पचमेल, पचकूटा, 5 प्रकार की तरकारियां सब्जियां हो, पचकूटा। पचमणि, हे भगवान मन पास करा दीजो, पच थारे पचमणि करूंगो करूंगी। तो कोई स्वामणी करे, कोई डाई बणी करे, और आपन करनी पड़सी पचमणि। तो ये पचरंगी, पचमेल, पचकूटा, पचमणि, इनमें पच उपसर्ग कार्य कर रहा है। फिर अध उपसर्ग, ये आधा संख्या को प्रकट करता है। आधा की संख्या है वहां अध उपसर्ग का हम प्रयोग करते हैं। अध मरा, आधा है जो मरा। अध जला, आधा है जो जला। आधा है जो पका, अध पका। आधा है जो कचरा, अध कचरा। पूर्ण ज्ञान नहीं है तो अध कचरा कर देंगे। लोकोक्ति है अध जल गगरी छलकत जाय। अध जल में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ अध उपसर्ग कार्य करेगा। आधा भरा हुआ घड़ा अधिक आवाज करता है। फिर देखिए अगला उपसर्ग आता है अन उपसर्ग। एक तो अपन ने संस्कृत के अन्य में पढ़ा था अन, उसमें न हलंत था। अन उपयोगी, अन उपजाऊ, अन उर्वर, वहाँ अन न हलंत है। यहाँ पर हिंदी में न पूरा आ रहा है, वो भी नहीं के अर्थ में। अनपढ़, अनजान, अनमोल, अनहोनी, इनमें कौन सा उपसर्ग कार्य कर रहा है, तो अन उपसर्ग माना जाएगा। ऐसे औ उपसर्ग संस्कृत के मूल उपसर्गों में आता है अव, उस वो तत्सम शब्द का उपसर्ग है, उसी को तद्भव बनाया जाए तो अव की जगह पर हम औ का प्रयोग कर देंगे। जैसे अवसर, अवसर, ये तो तत्सम शब्द होगा और इसको तद्भव बनाओ तो हम बोल देंगे अवसर। ऐसे ही अवतार, ये तत्सम शब्द है और इस अवतार को तद्भव में बदलो तो अवतार ऐसे लिख दिया जाएगा। तो अवसर, अवतार, औचक, अवघट, अवगुण, औढर, इनमें कौन सा उपसर्ग होगा, औ उपसर्ग कार्य कर रहा है। फिर है उन या उन उपसर्ग, इसका अर्थ होता है एक कम। जहां एक कम कर देना हो वहां हम उन या उन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे 20 से एक कम 19, 30 से एक कम 29, 40 से एक कम 39, 50 से एक कम 49, 60 से एक कम 69, 59, 70 से एक कम 69 और 80 से एक कम 79, इन सभी में उन उपसर्ग कार्य करेगा। फिर है चिर उपसर्ग। चिर का अर्थ होता है देर तक, लंबे समय तक। जैसे चिरकाल, चिर परिचित, चिर स्थायी, चिर आग, चिर आयु, लंबी आयु, लंबी समय की आयु चिरायु हो गई। ऐसी आग जो लंबे समय तक जलती रहे वो चिराग है। हालांकि ये चिर हिंदी के उस तद्भव में देखें तो केवल चिराग शब्द में हिंदी का उपसर्ग है, बाकी चिरकाल, चिर परिचित, चिर स्थायी, चिर आयु सभी तत्सम शब्दों में है। तो इन शब्दों में जो चिर है वो चिर संस्कृत के अन्य उपसर्गों में शामिल किया जाएगा और चिराग में जो चिर है वो हिंदी के उपसर्गों में शामिल किया जाएगा। दोनों श्रेणियों में इसको रखा जा सकता है।
ऐसे ही नाना उपसर्ग, नाना प्रकार, नाना भांति, नाना रूप, नानाविध, इनमें नाना उपसर्ग कार्य करेगा। फिर कु उपसर्ग बुरा के अर्थ में आता है। कुचेला, कुघड़ी, ये सभी शब्दों में कु उपसर्ग है। संस्कृत में भी चलें इसको ले सकते हैं अपन। कुरूप, कुमार्ग, कुपात, कुपुत्र, इनमें तत्सम शब्दों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो ये कु भी तत्सम भी हो सकता है, अन्य उपसर्गों में भी आ सकता है, तो हिंदी के उपसर्गों में भी इसे शामिल किया जा सकता है। ऐसे ही सम को भी ले सकते हैं। सम उपसर्ग, एक तो संस्कृत के अन्य उपसर्ग पढ़ा था सम, मूल उपसर्गों में पढ़ा था हमने सम, जिसमें मैं हलंत था। समाचार, समादर, संसार में सम संस्कृत का मूल उपसर्ग है। यहाँ मैं हलंत नहीं है, यहाँ मैं को पूरा लिखा गया है, जो बराबर के अर्थ में आता है। समकोण, समकक्ष, समतल, समकालीन, इनमें भी कोण तद्भव है, तो समकोण में तो ये हिंदी का सम मान लिया जाएगा, और समकक्ष, समतल, समकालीन में ये संस्कृत के अन्य उपसर्गों में शामिल मान लिया जाएगा। दोनों श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। फिर भर, तो भर पेट, भरपूर, भरसक, भरपाई, इनमें भर उपसर्ग कार्य कर रहा है। फिर कै उपसर्ग, तो कपूत, कलंक, कठोर, इनमें कै उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नी उपसर्ग, निहत्था, निठल्ला, निगोड़ा, निधड़क, इनमें नी उपसर्ग काम करेगा। एक तो नी संस्कृत के मूल उपसर्गों में आता है, नियम, नियोग, नियोजन, उनमें नी है, वो तो संस्कृत का मूल उपसर्ग है। लेकिन ये हत्था, ठल्ला, ये हिंदी के शब्द हैं, तो हिंदी के साथ में नी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इनको हिंदी के अन्य उपसर्गों में शामिल कर लिया गया है। दोनों तरह में आ जाएगा। नी है वो मूल उपसर्गों में भी आ सकता है, तो इन शब्दों के साथ हिंदी के उपसर्गों में भी इसको शामिल किया जा सकता है। ये तीसरी श्रेणी हो गई हिंदी के उपसर्ग। अब चौथी श्रेणी में आते हैं विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग कौन से होंगे? तो देखिए, ऐसे शब्दांश जो विदेशज शब्दों, विदेशज कौन से? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ये जो विदेशी भाषाएं हैं, इन विदेशज शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, वे ही विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। जो विदेशज शब्दों के साथ जुड़ेगा वह उपसर्ग ही विदेशी उपसर्ग होगा। जैसे बे, ये रहित के अर्थ में जाता है। बे रहित, बेईमान, ईमान से रहित, बेवजह, वजह से रहित, बेशर्म, शर्म से रहित, बेदर्द, बेकार, बेवफा, बेइज्जत, बेवकूफ, बेरहम, इन सभी में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है? तो यहाँ बे उपसर्ग माना जाएगा। बे का विलोम उपसर्ग होता है बा, बे यानी रहित और बा यानी सहित। जैसे बेइज्जत में बे उपसर्ग है, इज्जत से रहित, विलोम शब्द हो जाएगा बा इज्जत, इज्जत सहित। बा इज्जत में बा, बाकायदा, कायदे के अनुसार, कायदे के सहित, बाकायदा, बा अदब, सम्मान के साथ, बा मुलायजा, ये भी सम्मान के साथ है, तो इनमें बा उपसर्ग आ रहा है। फिर है ला, ला उपसर्ग, ये भी रहित के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे ला इलाज, इलाज से रहित, जिसका कोई इलाज नहीं हो, ला इलाज, जिसका कोई पता नहीं हो, लापता, जिसका कोई वारिस नहीं हो, लावारिस, जिसको कोई परवाह नहीं हो, लापरवाह, जिसका कोई जवाब नहीं हो, लाजवाब, इनमें सभी में ला उपसर्ग कार्य करेगा। फिर है खुश उपसर्ग, खुश का अर्थ होता है अच्छा। जैसे खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशहाल, खुशबू अच्छी है, जो बू अच्छी है, जो गंध, खुशबू, खुश खबर, खुशखबरी, इन सभी में खुश उपसर्ग माना जाएगा। फिर है बद, खुश का ही विलोम शब्द होता है बद, खुश यानी अच्छा, बद यानी बुरा। जैसे खुश किस्मत का विलोम बदकिस्मत, खुशहाल का विलोम बदहाल, खुशबू का विलोम बदबू। तो बदकिस्मत, बदहाल, बदबू, बदतमीज, बदनाम, बदहजमी, बदमाश, बदकार, इन सभी में बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
फिर है सर उपसर्ग। सर का अर्थ होता है मुख्य, मुख्य जो हो वो सर है। जैसे पंचों में मुख्य पंच, सरपंच। ताजों में मुख्य ताज, सर ताज। सरहद, देश की मुख्य हद यानी सीमा क्या कहलाती है? सरहद। सरकार, जो सड़क सड़क कर चले उसे सरकार कहते हैं। रीढ़ को सरकते हुए कई साल हो गए इसलिए सरकार कहते हैं? नहीं। सर यानी मुख्य और कार यानी काम करने वाला, जो मुख्य काम करे वही सरकार है। ऐसे दारों में, नेताओं में जो मुख्य नेता है वो सरदार कहलाएगा। तो सरपंच, सरताज, सरहद, सरकार, सरदार, इनमें सर उपसर्ग कार्य कर रहा है। हम उपसर्ग, हम यानी साथ, साथ के अर्थ में आता है। हम सफ़र, हम उम्र, हम राही, हम वतन, हम पेशा, हम दम, हम जोली, ऐसे शब्दों में कौन सा उपसर्ग मानेंगे? तो हम उपसर्ग हो जाएगा। फिर ना उपसर्ग, ये भी रहित या नहीं के अर्थ में आता है। नामुमकिन, जो मुमकिन नहीं है। नापसंद, जो पसंद नहीं है। नालायक, जो लायक नहीं है। नाजायज, जो जायज नहीं है। नादान, जो दान नहीं है या एक तरह से सही नहीं है। तो नामुमकिन, नापसंद, नालायक, नाजायज, इनमें ना उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। गैर, ये भी रहित के अर्थ में आता है। जैसे गैर हाजिर, जो हाजिर नहीं है। गैर कानूनी, जो कानून के अनुसार नहीं है। गैर सरकारी, जो सरकारी नहीं है। गैर मर्द, ऐसे सभी में गैर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर है नेक उपसर्ग। नेक यानी भी होता है अच्छा। नेक दिल, अच्छा दिल वाला। नेक राह है, अच्छी राह है। नेक नीयत, जिसकी नीयत अच्छी हो वो नेक नीयत हो गया। फिर टेली, ये तो सभी जो 10 तक आए वो अरबी, फारसी इन भाषाओं के साथ जुड़ते हैं। टेली, आगे के उपसर्ग हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों में जोड़ेंगे। टेली यानी दूर, जैसे टेलीफोन। टेलीफोन शब्द कैसे बना है, इसकी रचना देखें तो TELE, ये तो उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। और PHONE, फोन इसमें शब्द है। टेली यानी दूर और फोन यानी भाषा, फोनेटिक्स से फोन बना है भाषा, दूर से सुनी जाने वाली भाषा, दूरभाष ये शब्द बना है। तो यहाँ टेली एक तरह से उपसर्ग हो गया। ऐसे टेलीविजन, टेलीस्कोप, टेलीप्रिंटर, इनमें टेली उपसर्ग कार्य करेगा। फिर है वाइस। वाइस का अर्थ होता है उप, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, चांसलर, वाइस चांसलर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, कुलपति, उपकुलपति, इनमें वाइस उपसर्ग होगा। फिर सब का अर्थ भी होता है उप, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डिवीजन, सब डिवीजन, कमेटी, सब कमेटी, निरीक्षक, उप निरीक्षक, खंड, उपखंड, समिति, उप समिति, तो इनमें सभी में उप के अर्थ में सब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये अपना उपसर्ग का टॉपिक था। 2 भागों में इसे पूरा किया गया है। दोनों वीडियोज आप ध्यान से सुने तो हिंदी और संस्कृत में उपसर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न आने पर इन वीडियो से आप उपसर्ग के प्रश्न को सही तरीके से हल कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।